नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों आज हम डीडीसी के जो पहले एक और दो पार्ट बनाए थे वीडियो के अंदर, उसी का आज दोस्तों अगला तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। उसमें दोस्तों हम डीडी से जो 19वां संस्करण था, जो आप सबको पता है कि आज के टाइम में विश्व के जितने भी पुस्तकालय है उनके अंदर सर्वाधिक रूप से अपने फेमस और उपयोग में लेने वाला संस्करण है। तो दोस्त इससे रिलेटेड कुछ विशेषताएं हैं और उसकी जो टेबल है कि टेबल के अंदर क्या है, समरी क्या है, शेड्यूल के अंदर क्या दे रखा है, इस प्रकार जो जितने अपने इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है उनको देखेंगे। और साथ में दोस्तों उससे की जो रिलेटेड कोई विशेषता है तीन चार जिनको भी देखेंगे। उससे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपने अभी तक हमारा जो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान, साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी अपने और अदर वैकेंसी है उससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो उनको आप क्या है तुरंत ही आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा अपलोड होते ही। साथ ही दोस्तों एक दो और बातें हैं, जैसे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्दी आपके लिए लाइब्रेरियन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे जो हमारी एक वेबसाइट बन रही है उस वेबसाइट के लॉन्च होने से पहले दोस्तों हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के, कि एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने रखें जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे कोई कंटेंट बढ़ाने के लिए हम उस संख्या के रूप में आपके सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों आपने हमारा अभी तक जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप कोचिंग वाला ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही दोस्तों आपको यानी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी और साथ ही राजस्थान और इंडिया से रिलेटेड जीके के जितने पार्ट होंगे उनके टेस्ट सीरीज या फिर उनके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अवेलेबल होते रहेंगे। डेली का टेस्ट होगा। साथ ही दोस्तों हम उसके लिए पुरस्कार इनाम राशि भी लेके आ रहे हैं। जो अपने टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रहेगा उसको विजेता के रूप में पुरस्कार स्वरूप नगद राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी वीडियो से पहले तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं डीडीसी की जो 19वां संस्करण है उसकी अपने डिटेल के रूप में और समरी के रूप में, साथ उसकी विशेषता के रूप में। चलो दोस्तों आज सेशन स्टार्ट करते हैं डीडीसी का 19वां संस्करण। ठीक है, तो बात आती है दोस्तों दशमलव वर्गीकरण पद्धति में। आप सबको पता है दोस्तों डीडीसी किस प्रकार की पद्धति है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति में 19वें संस्करण का प्रारूप, 19वें संस्करण का प्रारूप। ठीक है दोस्तों, डीडीसी किस प्रकार की पद्धति है दोस्तों, दशमलव वर्गीकरण पद्धति है। अब बात करते हैं हम आगे फैक्ट की ओर कि डीडीसी का 19वां संस्करण, 19वां संस्करण तीन खंड में प्रकाशित हुआ, तीन खंड में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और तीन खंड में हुआ तब खंड एक यानी वॉल्यूम एक, कितने वॉल्यूम हुआ, तीन वॉल्यूम है। वॉल्यूम एक के अंदर दोस्तों क्या है, वॉल्यूम एक के अंदर बात करें तो इंट्रोडक्शन और टेबल है। क्या है, इंट्रोडक्शन और क्या टेबल है दोस्तों। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन यानी भूमिका और तालिका। ठीक है, खंड दो यानी कि वॉल्यूम टू के अंदर क्या है दोस्तों, वॉल्यूम टू के अंदर है दोस्तों शेड्यूल। क्या है, शेड्यूल यानी अनुसूची। ठीक है, खंड थ्री या वॉल्यूम थ्री उसके अंदर दोस्तों क्या है, रिलेटिव इंडेक्स है। क्या है, रिलेटिव इंडेक्स। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, वह आपसे पूछ सकता है कि 19वें संस्करण दोस्तों फेमस ज़्यादा है इसलिए इसको पढ़ते हैं
कि 19 संस्करण के कितने वॉल्यूम है, कितने खंड है, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों सीधा सा उत्तर आपको बताना है 3। ठीक है। यदि आपसे और थोड़ा डिटेल में पूछे कि 19 संस्करण के खंड 1 में क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन और टेबल दे रखी है। 2 के बारे में यदि पूछे तो देख देना, शेड्यूल बता, अनुसूची बता रखी है। वॉल्यूम 3 के अंदर पूछे तो दोस्तों रिलेटिव इंडेक्स दे रखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं और कि इसके अंदर और क्या आपने शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों बात आती है अपनी खंड 1 के बारे में। क्या खंड 1 जो वॉल्यूम है इंट्रोडक्शन और टेबल के अंदर दोस्तों, तो भूमिका के अंदर दोस्तों जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसका हिंदी वर्जन आप सबको पता है क्या होगा, भूमिका होगी। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें वर्गीकृत करने वाली विधि, इसमें वर्गीकरण करने की विधि, इसमें वर्गीकरण करने की विधि, वर्गीकरण करने यानी इसमें वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है उसके लिए जो विधियाँ होती है वो दे रखी होती है, विधि। साथ ही क्या दिया होता है दोस्तों, साथ ही सारणी का उपयोग, साथ ही सारणी यानी टेबल का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, सारणी का उपयोग। ठीक है। साथ में क्या दे रखा है, अनुक्रमणी का यानी इंडेक्स होता है जो दोस्तों अनुक्रमणी का के अंतर्गत है पदों की व्यवस्था की गई। क्या की गई दोस्तों, पदों की व्यवस्था, पदों की व्यवस्था की गई है, पदों की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। यदि आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि डीडीसी में जो वर्गीकरण की विधि के लिए जो उपयोग हेतु निर्देशिका तौर पर कौन कार्य करता है, कौन सा वॉल्यूम काम करता है दोस्तों, वॉल्यूम नंबर 1 काम करता है। कौन सा करता है, वॉल्यूम नंबर 1। जो खंड 1 है वो दोस्तों हमें डीडीसी के बारे में निर्देश देते हैं, निर्देशन के बारे में उनको ये समझाने के लिए है कि भाई आप डीडीसी का उपयोग करते हो, जब आपके सामने समस्या आती है तो उस समस्या को हल दोस्त हम कहाँ से खोज सकते हैं, जो वॉल्यूम 1 दे रखा है उसमें से। ठीक, उसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो ये वर्गीकरण करने की विधि, यानी आप जब वर्गीकरण करते हो पुस्तक का तो आपको जब समस्या आती है तो उसके माध्यम से आप यहाँ देख सकते हो कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही इसमें दे रखी होती सारणी, टेबल भी दे रखी होती साथ में। ठीक है दोस्तों, उपयोग करने के लिए समझा रखे। अनुक्रम इंडेक्सिंग दे रखी है दोस्तों, इंडेक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो पद होते हैं उनका क्या दोस्तों पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात आती है खंड 1 के अंदर ही टेबल है, आप सबको पता है। पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा क्या है दोस्तों, टेबल है। क्या है दोस्तों, टेबल है। अब टेबल दोस्तों आप सबको पता है कि अपने 19 संस्करण में कितने प्रकार की टेबल प्रयोग की गई थी दोस्तों, तो टेबल थी वो 7। कितने प्रकार की थी, टेबल थी 7। अब बात करते हैं 7 कौन कौन सी। जो फर्स्ट नंबर टेबल थी दोस्तों उसके अंदर क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन यानी मानक उप विभाजन। दूसरी बात आएगी तो दोस्तों दूसरे नंबर के अंदर टेबल के अंदर है एरिया, एरियाज। ठीक है, एरिया के साथ में दोस्तों क्या दे रहे, एरिया सब डिवीजन दे रखा है, एरिया सब डिवीजन। ठीक है, यानी भौगोलिक उप विभाजन दे रखा है। तीसरा दोस्तों बात आती है तो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। क्या दे रखा है, सब डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिटरेचर। क्या दे रखा है दोस्तों, लिटरेचर। ठीक है, और बात करें दोस्तों आगे टेबल यानी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी साहित्य उपविभाजन। क्या होता है, साहित्य उपविभाजन। टेबल नंबर दोस्तों 4 आती है, टेबल नंबर 4 में दे रखा है सब डिवीजन,
सब डिवीजन ऑफ लैंग्वेज, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, इंडिविजुअल लैंग्वेज, ठीक है, यानी भाषा का उपविभाजन। ठीक है, भाषा उपविभाजन दे रखी है 4 नंबर में। 5 नंबर की दोस्तों टेबल की बात आती है तो दोस्तों उसमें दे रखा है रिएकल, साथ में दो रखा है एथेनिक, एथेनिक, साथ में दो रखा था नेशनल ग्रुप। क्या दे रखा होता है? नेशनल ग्रुप, यानी कि इसमें प्रजातियां, भाषा और राष्ट्रीय समूह, प्रजातियां, भाषा और राष्ट्रीय समूह दे रखा है 5 नंबर में। और 6 नंबर की बात आती है दोस्तों तो इसमें दे रखी होती है लैंग्वेज, भाषा दे रखी है। और 7 नंबर की दोस्तों बात आती है तो दोस्तों इसमें आती है पर्सन। क्या आता है दोस्तों? पर्सन, यानी व्यक्ति। अब दोस्तों ये टेबल है 7 है, जो किस में आती है? खंड 1 में आती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीडीसी के अंदर उपयोग में ली गई जो टेबल है वो टेबल दोस्तों कौन से वॉल्यूम के अंदर आती है? तो दोस्तों वॉल्यूम 1 के अंदर आती है। ठीक है, अब 1 के अंदर आती है तो आपसे पूछेगा डीडीसी के अनुसार 19वें संस्करण में कितने प्रकार की टेबल काम में ली गई थी? दोस्तों कितने प्रकार तक के लिए गए? 7 प्रकार की टेबलें थी, काम में ली गई थी। ठीक है, साथ में वो आपसे ये पूछ सकता है, जब हमने डीडीसी के फर्स्ट और सेकंड वीडियो पढ़े थे उसमें ये भी पढ़ा था कि डीडीसी की किसी भी अनुसूची यानी शेड्यूल के साथ टेबल नंबर 1, तालिका नंबर 1 का प्रयोग करने में हमें स्वतंत्रता रहती है और हम किसी भी शेड्यूल के साथ जो टेबल नंबर 1 होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। और टेबल नंबर 1 में आता क्या दोस्तों? स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मानक उप विभाजन। मानक उप विभाजन दोस्तों हम इसका प्रयोग है डीडीसी के किसी भी शेड्यूल अनुसूची के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप एक ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि डीडीसी के अनुसार कौन सी तालिका का उपयोग किसी भी शेड्यूल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो तालिका नंबर क्या है? 1, यानी टेबल नंबर 1 आ जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों? आपसे ये टेबल नंबर जो दे रखी है आपको ये याद करनी है। ठीक है, कई बार ये क्या करता है, क्रम दे रखा होता है उसमें क्रम से पूछ लेता है, या फिर क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन देकर उसमें पूछ सकते हैं डीडीसी के अनुसार कौन सी तालिका इसमें असंगत है। दोस्तों जो डीडीसी का अपना 22वां और 23वां संस्करण, 22वां व 23वां संस्करण, 23वें संस्करण में हटा दी, हटा दी। किसको हटाई दोस्तों? जो अपने तालिका नंबर 7 थी यानी टेबल नंबर जो 7 थी दोस्तों उसको 22वां और 23वां डीडीसी संस्करण आया था उसमें हटा दी। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से डीडीसी की कौन सी टेबल या तालिका को 22वें और 23वें संस्करण में हटा दिया था? तो दोस्तों किसको हटाया था? पर्सन को हटाया था। ठीक है, व्यक्ति को हटाया था। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों डीडीसी के रिलेटेड और क्या बातें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम नंबर 2 की, यानी खंड नंबर 2, वॉल्यूम 2 या खंड नंबर 2 के बारे में। इसकी बात आती है तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या दे रखी है? डीडी की समरी दे रखी होती है। सबसे पहले डीडीसी की समरी दोस्तों किस में दे रखी होती है? खंड 2 में। समरी से मतलब दोस्तों ये होता है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है हमें डीडीसी के जो अपने शेड्यूल के बारे में, कि शेड्यूल को किस प्रकार से काम में लेना है और क्या सावधानी रखनी है ताकि हमारा जो वर्गीकरण है वो अच्छे से हो सके। साथ ही दोस्त इसमें क्या देख रहा है? शेड्यूल दे रखा होता है। ठीक है, शेड्यूल यानी दोस्तों अनुसूची, अनुसूची। और इसमें दोस्तों शेड्यूल में क्या होता है? विषयों का दोस्तों क्या होता है? ज्ञान का जो अपने विभाजन होता है वो दोस्तों कर रखा होता है। कैसे कर रखा होता है शेड्यूल के अंदर? जैसे जो शेड्यूल नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों उसके अंदर 000 से 599 तक दोस्तों अपने शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जो खंड में 2 में है उसमें दोस्तों ज्ञान का विभाजन होता है। आप सबको पता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो ये है कि डीडीसी के अंदर मैंने एक लाइन लिखी थी कि डीडीसी का मुख्य वर्गांक कितने अंकों से प्रारंभ होता है दोस्तों? 3 अंकों से प्रारंभ होता है। कितने अंकों से? 3 अंकों से प्रारंभ होता है। 3 अंक कौन से दोस्तों? ये देखो, कोई भी आप संख्या डीडीसी लोगे वो दोस्तों 3 अंकों 3 की पैर में आएगी। जैसे 1 1 1 है, कुछ भी हो, 3 संख्या के बाद में दोस्तों डॉट लगता है।
डॉट लगने का मतलब मैंने आपको डॉट का मतलब भी समझाया था। डॉट का दोस्तों हिंदी में कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं दोस्तों? दशमलव कहते हैं। और दशमलव का प्रयोग मैंने आपको लिखा था कि आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए। यानी डीडीसी के अंदर क्या रखा है कि जब वर्गाकार यानी क्लासीफायर होता है, जो क्लासिफिकेशन करने वाला व्यक्ति होता है, वो दोस्तों क्लासिफिकेशन करता है, तब उसको क्या थोड़ी बहुत रेस्ट की, मानसिक रेस्ट की, और आंखों को और वाणी को विराम यानी थोड़ी क्या रेस्ट देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की है कि लगातार यदि हम संख्या बोलेंगे तो हमारा थोड़ा क्या है बोलने के अंदर तकलीफ होती है, और हम क्या है एक रेगुलर से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलते हैं, एक जैसे 1 2 3, फिर जहाँ इसके डॉट का मतलब आएगा दोस्तों रुकने का, यानी थोड़ा रुको, रुक क्या करो, अपनी जो आंखें हैं उनको आराम और वाणी को थोड़ा विराम दो, यानी थोड़ा चुप हो जाओ, ताकि क्या आपको थोड़ा और बोलने के अंदर सुविधा हो। ठीक है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है डीडीसी के अंदर। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि शेड्यूल के अंदर क्या दे रखा होता है। तो शेड्यूल के अंदर बात करें दोस्तों, तो अपने जो 000 होती है, 000 होती है दोस्तों शेड्यूल है, उसमें दोस्तों क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है जनरल दे रखी है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 में दे रखा है जनरल वर्क। साथ में दोस्त उसमें दे रखा है अपने कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अलावा उसमें दे रखा है दोस्तों कंप्यूटर साइंस। साथ में ही दोस्त इसके एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन दोस्तों दे रखी होती है, वो इसमें किस में आती है, 000 के अंदर आती है। ठीक है, जो विभाजन होता है, शेड्यूल होता है दोस्तों, इसमें ये मेन क्लासें होती है दोस्तों। ठीक है, ये मेन क्लास है इसके, जैसे उस सीसी के अंदर जैसे ए बी सी डी ई एफ जी प्रकार विभिन्न मेन क्लासें थी शेड्यूल के अंदर, उसी प्रकार ये दोस्तों क्या है मेन क्लास के रूप में इनका यूज होते हैं। ठीक है, अब 100 है, तो 100 को दोस्तों फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, 100 पे क्या है दोस्तों, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अब 200 की बात करेंगे, 200 के ऊपर क्या दे रखा है, तो दोस्तों 200 रुपये दे रखा है रिलीजन। क्या दे रखा है दोस्तों, रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों, वो 200 से 203 के 299 के बीच में आते हैं। ठीक है, 300 में क्या दे रखा होता है दोस्तों, 300 के अंदर दे रखा था सोशल साइंस। क्या दे रखा होता है दोस्तों, सोशल साइंस। ठीक है, अब 400 की बात करें दोस्तों, 400 में क्या दे रखा है इसमें, तो 400 में दे रखा है दोस्तों लैंग्वेज। क्या दे रखा है, लैंग्वेज। ठीक है, 500 की बात करें दोस्तों कि 500 में क्या दे रखा है, तो 500 में दे रखा है दोस्तों अपने प्योर साइंस। क्या दे रखा है, प्योर साइंस। 500 से 599 बीच। अब देखो दोस्तों, एक समझने वाली चीज़ ये है कि आपसे वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि शेड्यूल के अंदर जो दोस्तों ये दे देगा, जैसे अपने 100 200 300 400 ऐसे प्रकार के कुछ शब्द दे देगा, और उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यानी क्या होता है कि जैसे अपने 100 दे दिया और 100 के सामने 200 फिलोसॉफी लिख दिया, 200 दे दिया, 2 सामने रिलीजन लिख दिया, 3 के सामने सोशोलॉजी लिख दिया, लेकिन 400 के सामने उसने दोस्तों प्योर साइंस दे दिया, और आपसे पूछेगा कौन सा असंगत है, यानी असंगत यानी कौन सा मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन सही हो पाएंगे। आपको पहले बताया था कि डीडीसी दोस्तों, जब मैंने विषय का विभाजन करके मैं आपको समझा रहा था, तब आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाया था। मैंने कहा डीडीसी 10 विभाजन है, आप सबको पता है 10 विभाजन है। 10 विभाजन तो दोस्तों अब किस प्रकार है, जैसे 100 से 200 के बीच के अंदर दोस्तों, यानी 200 से 199 तक दोस्तों जो विभाजन होता है वो 10 प्रकार का विभाजन होगा। जैसे 100, ठीक है, 100 के बाद में 110 120 130 140 150 60 70 80, और जो 199 तक होता है दोस्तों, वो क्या है, प्रत्येक आप सबको पता है 10-10 अंकों के विभाजन है कि नहीं है। यानी 100 से लेके 110 तक, 110 से 120 तक, 120 से 130 तक। फिर उनको भी दोस्तों और विभाजन करते हैं, किस प्रकार, जैसे 110 को 110.1 110.2 110.3 110, यानी प्रत्येक संख्या क्या है 10 के अंदर विभाजित हो जाती है, इसलिए इसको 10 दोस्तों क्या कहते हैं, 10 विभाजन कहते हैं। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब आगे बात की जाए दोस्तों कि अपने और क्या दे रखा है, तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे वॉल्यूम नंबर 3 या खंड नंबर 3, खंड नंबर 3 या वॉल्यूम नंबर 3।
ठीक है। इसमें दोस्तों क्या देख रखा है, शेड्यूल में क्या दे रखा है, इसमें शेड्यूल में दे रखा है 599 तक वहाँ हो गया था दोस्तों। यहाँ 600 लेके और 999 तक है। कितने तक है? 999 तक क्या दे रखा है? ज्ञान जगत दे रखा है। ज्ञान जगत यानी शेड्यूल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान जगत का मतलब ये दोस्तों जो विषय होते हैं उनका क्या करते हैं, हमें वर्गीकरण करते हैं यानी कि। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि 600 के अंदर क्या दे रखा है। 600 के अंदर बात आए तो दोस्तों टेक्नोलॉजी दे रखी है। 600 के अंदर क्या दे रखी है दोस्तों? टेक्नोलॉजी। क्या दे रखी है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं 700 के अंदर क्या दे रखा है। तो दोस्तों 700 के अंदर है आर्ट, आर्ट एंड रिक्रिएशन। क्या दे रखा है? आर्ट एंड रिक्रिएशन। ठीक है दोस्तों, 800 की बात आती है दोस्तों। 800 में क्या दे रखा होता है? तो 800 में दे रखा है दोस्तों लिटरेचर। क्या दे रखा था? लिटरेचर। ठीक है, साहित्य दे रखा है। और 900 की बात आती है दोस्तों तो वहाँ दे रखा है हिस्ट्री। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार का है। एक बार क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि वॉल्यूम नंबर 3 से कैसे क्वेश्चन आया था। उसने दे दिया था डीडीसी के अनुसार साहित्य है वो किसके अंदर विभाजित होता है। तो दोस्तों किस में हो रखा है? 800 में हो रखा है। लिटरेचर दोस्तों 800 में है तो 800 में हो रखा है। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप अपने ध्यान रखना कि किस प्रकार से और ज़्यादा बन सकते हैं। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी की याद रखना है, साथ में आर्ट्स एंड रिक्रिएशन की याद रखना है, 900 हिस्ट्री के याद रखना है। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आएंगे आपके इसे शेड्यूल में से, वॉल्यूम नंबर 2 से। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे का, वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर ये दे रखा था। वॉल्यूम नंबर 3 की बात आती है तो दोस्तों खंड नंबर 3, खंड नंबर 3 या वॉल्यूम नंबर 3, उसके अंदर दोस्तों अपने मुख्य बात होती है कि इसमें दे रखा है दोस्तों रिलेटिव इंडेक्स। क्या दे रखा है दोस्तों? रिलेटिव इंडेक्स। आप सबको पता है जब हमने अपने जब पहले डीडीसी का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम नंबर सॉरी जो संस्करण 1 था उसके अंदर सब्जेक्ट इंडेक्स दे रखा था। लेकिन जो संस्करण सेकंड आया था दोस्तों उसके अंदर क्या कर दिया? सब्जेक्ट इंडेक्स की जगह क्या कर दिया दोस्तों? अपने रिलेटिव इंडेक्स कर दिया था। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। रिलेटिव इंडेक्स के अंदर दोस्तों क्या बातें आती है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों मुख्य बात आएगी कि इसमें विषयों को दोस्तों क्या अल्फ़ाबेटिकली क्या करते हैं। इसमें दोस्तों विषयों को अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित करते हैं। इसमें विषय को अल्फ़ा अल्फ़ाबेटिकल 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 रूप में क्या करते हैं दोस्तों? व्यवस्थित करते हैं। यानी जो ABCD होती है दोस्तों उसके अनुसार ABCDEFG इस प्रकार से ए से लेके जेड तक व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित किया है, क्या है जिसमें या जिससे हमें क्या है दोस्तों किसका पता चल सके? मेन क्लास। जिससे हमें मेन क्लास का मेन क्लास का पता लग सके। अब दोस्तों कैसे? रिलेटिव इंडेक्स का मतलब दोस्तों संबंधित अपने अनुसूची होती है। ठीक है, नाम से आपको पता है कि कुछ हेल्पिंग कार्य के लिए काम आती होगी। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे अपने लाइब्रेरी जो कॉलम क्लासिफिकेशन थी पद्धति उसके अंदर जैसे दोस्तों कुछ नाम मिलते जुलते थे। जैसे अपने कहीं टाइटल के इंडियन हिस्ट्री आ गया। जैसे सीसी के अनुसार देखें कहीं इंडियन हिस्ट्री आ गया। क्या आ गया? इंडियन हिस्ट्री आ गया। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आ गया। तो हमें दोस्तों सबको पता था हिस्ट्री की वी क्या कौन सी क्लास होती है? वी मेन क्लास होती है। ठीक है, वी मेन क्लास होती है। और इंडिया का हमें नॉर्मल जो अपने ज्योग्राफिकल टेबल थी उसे दोस्तों वी के साथ में 44 लगाना पड़ता था। यानी नाम से दोस्तों एक मेन क्लास है पता चल रही थी। ठीक है, वो तो इसमें सरल था। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या होता है कि नाम नहीं होता, यहाँ तो संख्या होती है दोस्तों। यानी जैसे अपने और प्रत्येक का सूक्ष्म वर्गीकरण क्या होता है, यानी प्रत्येक के अंदर सब्जेक्ट को बांट रखा होता है 10 10 10 इस प्रकार से बांट रखा होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जो हमें क्या समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली अपने है क्या, यानी सब्जेक्ट इसका क्या है।
तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कई बार हमें जैसे इंग्लिश के अंदर कोई टर्म्स समझ में नहीं आती, तो दोस्तों हम किसकी सहायता लेते हैं, अपने डिक्शनरी की सहायता लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड आ गया, ठीक है, तो उस वर्ड को हम डिक्शनरी के माध्यम से देख के और उसका हिंदी पता कर लेते हैं। साथ में जो डिक्शनरी होती है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है कि ये अपने इसका मतलब क्या रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जो अपने रिलेटिव इंडेक्स होता है वो भी डीडीसी के अंदर ही काम करता है। डीडीसी के अंदर क्या काम करता है, वो क्या करता है कि अपने जैसे अपने को समझ नहीं है तो हम क्या उसकी एक जो मीनिंग उठाएंगे और जो इंडेक्स होगा उसको दोस्तों जो अल्फ़ाबेटिक, जिस तरह से डिक्शनरी किस प्रकार से ए से लेकर जेड तक अपनी सीरीज वाइज लिखी होती है, ABCDEFG, उसी प्रकार दोस्तों जो इंडेक्स होता है ना, रिलेटिव इंडेक्स, वो भी दोस्तों ABCD अकॉर्डिंग जो अपनी स्पेलिंग आती है उसके अकॉर्डिंग ही लिखा होता है, ठीक है। फिर हम जब मीनिंग देखते हैं उस कोई सब्जेक्ट की या सेंटेंस की, उसको सीधा वहाँ डिक्शनरी की यानी रिलेटिव इंडेक्स में जाके खोजते हैं तो हमें वो मिलती है। तो उसके पीछे दोस्तों जैसे मान लो अपने कोई संख्या दे रखी होती है दोस्तों, अपने जैसे 803, ठीक है, 803 4 8 1 0 2, मान लो डीडीसी के अनुसार इस प्रकार की कोई टाइटल है जिसको क्या है आर्टिफिशियल या कृत्रिम कृत्रिम नाम से हमने उसको वर्गीकृत रखा है। अब दोस्तों इस प्रकार का है तो हम क्या करेंगे, अब 800 तो दोस्तों चलो कई बार याद हो जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन जिसको याद नहीं होता है वो 803 का सीधा सा क्या मतलब निकले, उसे कैसे पता चलेगा कि इसकी 803 की मेन क्लास क्या है, वो किसके अंदर विभाजित है, हिस्ट्री के अंदर है, ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, प्योर साइंस है, सोशल साइंस है, उसको पता नहीं होता। तो दोस्तों वो क्या करता है कि 803 है उसको अपने खोजता है डिक्शनरी के अंदर कि 803 एक्चुअली जो है वो किस लिए आया। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, 000 से लेके 999 तक दोस्तों उसमें प्रत्येक अंक के आगे कृत्रिम नाम दे रखा है, यानी कि जैसे मान लो 803 का मान लो कुछ भी, ठीक है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री दे रखा हो, क्या दे रखा हो, राजस्थान हिस्ट्री दे रखा हो, ठीक है। अब राजस्थान हिस्ट्री दे रखा है, जिस प्रकार मान लो 803 राजस्थान हिस्ट्री दे रखा है, 804 पे मान लो जैसे MP की हिस्ट्री दे रखा है, ठीक, इस प्रकार से मान लो कोई संख्या उनका विभाजन कर रखा है, ठीक है। तो उससे हम क्या है कि पता लगा सकते हैं कि रिलेटिव इंडेक्स के अंदर कि इसकी मेन क्लास क्या है, ये क्या कहना चाहता है, उसका ओरिजिनल नेम क्या है। तो दोस्तों रिलेटिव इंडेक्स हमारे मेन क्लास को क्या है खोजने के काम आती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जब और बात करें आगे तो इसमें और समझने लायक जैसे क्या बातें हैं, तो वो दोस्तों देखें कि इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। बाकी ये तो शेड्यूल और इसके वॉल्यूम थे दोस्तों, 3 वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम तक हमने देख ली और रिलेटिव इंडेक्स इसका लास्ट वॉल्यूम था। और बात की जाए तो इसकी विशेषता आती है दोस्तों, क्या आती है विशेषता कि डीडीसी की क्या विशेषता 1900 संस्करण की। एक तो आप सबको पता है ये लगभग लगभग परिगणनात्मक पद्धति है, सबको पता है दोस्तों, परिगणनात्मक पद्धति है। वापिस समझते दोस्तों, वापिस परिगणनात्मक पद्धति क्या होती है। देखो दोस्तों परिगणनात्मक मतलब ये होता है कि आप सबको पता है कि समय के साथ हर चीज़ का स्वरूप बदलता है, ठीक है। जब इंसान की प्रकृति बदल जाती है तो अपने विषय की जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रकृति क्यों नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आज हमारा जो ज्ञान है उसको आने वाले टाइम में ज्ञान में और ज़्यादा परिवर्तन होगा। जो आज हमारे विषय हैं वो आगे जाके और ज़्यादा कुछ किसी के अंदर परिवर्तन हो सकता है। तो जब विषय परिवर्तन होते हैं तो दोस्तों उनका नाम भी चेंज हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है डीडीसी अपने अपने आप में अपडेट नहीं होती है या फिर किसी प्रकार से और माध्यम से, यानी कि उनके अंदर जो उनको शामिल नहीं कर सकते हैं कुछ बातें या कुछ सब्जेक्ट या उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टर्म। तो दोस्तों इस प्रकार के होते हैं। यदि तो हमें तो अब जैसे डीडीसी के अकॉर्डिंग वर्गीकरण कर रहे हैं तो वो हमारे सामने तो एक डीडीसी की पुस्तक पड़ी उससे ही वर्गीकरण करना है, चाहे वो चीज़ उसमें से मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। तो पहले जो डीडीसी का फर्स्ट संस्करण था वो दोस्तों आप सबको पता है परिगणनात्मक था। परिगणना यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जैसे डीडीसी के अंदर दे रखा है, चाहे आपको मैच है चाहे नहीं है, पर आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होता है। उसके अंदर आप है कुछ संशोधन अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लगभग परिगणनात्मक दोस्तों क्या कर सकते हैं कि हम जब वर्गीकरण करते हैं और हमेशा हमें कुछ समस्या आती है जिसका समाधान दोस्तों उस पुस्तक के माध्यम से कुछ मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है,
और हमें उस पुस्तक को आसानी से खोजने के लिए कुछ नए चीज़ें साथ में जोड़ के उसको जो परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्त इस प्रकार की जो सिस्टम होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, लगभग परिगणनात्मक पद्धति कहते हैं। कि ऐसी पद्धति जिसमें पहले कुछ नंबर तो दे रखे होते हैं, ठीक है, विषय से रिलेटेड नंबर, शेड्यूल, इंडेक्स सब कुछ दे रखा होता है, लेकिन कुछ बातें और ऐड कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये लगभग परिगणनात्मक पद्धति होती है। आगे बात की जाए दोस्तों कि इसकी सेकंड विशेषता क्या है, तो सेकंड नंबर विशेषता पे लेते हैं हम दोस्तों, वो आएगी ये कि दोस्तों ये क्या है, डीडीसी अपने एक लगभग परिणामात्मक होगी। तो इसमें दूसरी विशेषता ये है कि ये शुद्ध अंकन का प्रयोग करता है डीडीसी में। क्या अंकन का, शुद्ध अंकन का। शुद्ध अंकन कैसे दोस्तों, 0 से 9 प्रकार का शुद्ध अंकन। दोस्तों इस प्रकार के अंकन होते हैं जिनमें क्या एक ही प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। किनका, एक ही प्रकार के चिन्हों का प्रयोग। अंकन का मतलब आपको सबको पता है दोस्तों, मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर अंकन का अलग से एक वीडियो डाल रखा है और उसमें प्योरली एकदम सब चीज़ें एकदम एग्ज़ाम के पर्पज़ के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें डाल लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ शिक्षित रूप से बता दूँ, अंकन दोस्तों क्या चिन्ह या संकेत होते हैं जिनका प्रयोग क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण को और ज़्यादा सूक्ष्मता प्रदान करना, यानी ऐसा वर्गीकरण करना जिससे क्या पाठक और पुस्तक दोनों एक दूसरे से आसानी मिल सके और उनको खोजने के अंदर जो पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर कोई कर्मचारी होता है उनको आसानी से मिल सके। ये हेल्पिंग के लिए काम में ली जाती हैं, ठीक है। और वर्गीकरण का क्या दोस्तों, आधार होता है। तो डीडीसी के अंदर दोस्तों किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया, 0 से 9 तक का प्रयोग किया, ठीक है। आपसे पूछे डीडीसी के अंदर किस प्रकार का अंकन का प्रयोग हुआ, तो दोस्तों वो शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ। आगे बात की जाए दोस्तों इसकी डीडीसी की विशेषता, तो हम लेते हैं इसकी अपने आगे की विशेषता में हो जाएगा हमारा दशमलव का प्रयोग। क्या दोस्तों, दशमलव का प्रयोग। दशमलव का प्रयोग, दशमलव का प्रयोग कैसे दोस्तों, कि आप सबको पता है डीडीसी के अंदर 3 संकेत यानी जो मुख्य वर्ग होता है दोस्तों वो 3 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 3 अंकों का होता है, ठीक है। 3 अंकों के बिना दोस्तों डीडीसी के अंदर कोई वर्ग नहीं बनता है। और वर्ग बनता है जैसे मान लो अपने 1 1 1, उसके बाद में दोस्तों क्या लगता है, दशमलव लगता है। क्या लगता है, दशमलव, यानी डॉट लगता है, 2 पॉइंट टाइप लगता है। इस पॉइंट देने का उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि जब को वर्गाकार यानी जो वर्गीकरण करने वाला होता है, कौन है, वर्गीकरण करने वाला, वर्गीकरण कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों वर्गाकार या क्लासीफायर, ठीक है। एग्जाम के अंदर आ रहा का क्वेश्चन है और आपको याद रखना है क्लासीफायर। तो दोस्तों क्लासीफायर जो इसका वर्गीकरण करता है, तो एक आधी पुस्तक होती है तो दोस्तों को उसका वर्गीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी पुस्तकें होती है, उन पुस्तकों को दोस्तों वर्गीकरण करते हैं तो उनमें काफ़ी समय लगता है। और जब हम निरंतर कार्य करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है और आंखों के अंदर दर्द और गले के अंदर भी दोस्तों खराश उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार डीडीसी के अंदर व्यवस्था कर रखी है कि वर्गीकरण करने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए दोस्तों डॉट का प्रयोग किया गया है कि आँखों को आराम और वाणी को विराम, यानी कुछ समय तक आपको आराम देने के और कुछ समय तक आपको रुकने की वहाँ क्या दे रखी, छूट दे रखी होती है, ठीक है। अब आपको दशमलव आप वही प्रयोग, दशमलव का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करें तो इसमें आगे की विशेषता दोस्तों लेते हैं कि इसमें दोस्तों अपने रिलेटिव लोकेशन का प्रयोग है। क्या हुआ दोस्तों, रिलेटिव लोकेशन प्रयोग। रिलेटिव लोकेशन यानी संबंधित स्थिति, रिलेटिव लोकेशन का प्रयोग दोस्तों इसलिए किया है कि विषय का निर्धारण, विषय का निर्धारण विषय का निर्धारण सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं। यानी दोस्तों कि सब्जेक्ट को दोस्तों ऐसे उलट पुलट नहीं कर रखा है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कई ऐसे संख्या यानी कि जैसे एक बालक होता है, उस बालक को यदि हम जो
कुछ चीज़ें पहचानने के लिए कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो कि हम उसको कुछ, हमारे पास ऐसे खिलौने हैं जो एजुकेशन रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो अपने ABCD से रिलेटेड दोस्तों छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं जिसको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। यदि हम उनको सही तरह से जोड़ा हुआ देखना चाहते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से ये काम कर सकता है, तो दोस्तों यदि हम उसको एक दो बार उसको डेमो के तौर पर दिखाएंगे दोस्तों, क्या डेमो के तौर पर दिखाएंगे और उसको एक दो बार करके दिखाएंगे, तब वो कर पाएगा। और यदि हम उसको सामने ला के एक ढेर के रूप में यूँ पटकते, तो दोस्तों एक छोटा बच्चा जिसने पहले कभी कर ही नहीं रखा वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यदि हम से इसको व्यवस्थित रूप से दे तो कर तभी तो कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों वर्गीकरण के अंदर जो रिलेटिव लोकेशन है उसका प्रयोग इसलिए किया है कि जब वर्गीकरण करने वाले को अपने इतना समस्या का समाधान नहीं, अपने समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो इसलिए क्या है दोस्तों, जो विषय होते हैं वो सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले सामान्य विषय जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनका पहले दे रखा होता है विवरण, और उसके बाद में जो विशिष्ट विषय होते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण बाद में दे रखा होता है। इसलिए दोस्तों इसमें रिलेटिव लोकेशन का नाम दिया गया है। आगे बात की जाए दोस्तों और है तो अपने इसमें ज्ञान जगत का विभाजन दोस्तों, ज्ञान जगत का विभाजन 000 से 999 तक कर रखा है। ज्ञान जगत का मतलब दोस्तों आप सबको, मैंने ज्ञान जगत हमारा जब टॉपिक पढ़ा था हमने, और यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर ऐड भी है, उसके अंदर हमने दोस्तों पढ़ा था कि ज्ञान जगत क्या होता है। तो ज्ञान जगत दोस्तों जो हम अपने विषय होते हैं, पहले सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, विचार उत्पन्न होते हैं। जब विचार संगठित हो जाते हैं तो दोस्तों हमें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से दोस्तों किसकी रचना होती है, विषय की होती है, और विषय से ही वापस लोग पढ़ के उससे क्या है, ज्ञान का निर्माण कर, बहुत सारे ज्ञान जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, ज्ञान जगत कहलाता है। इसलिए दोस्तों जो अपने DDC के अंदर जो विषय होते हैं एक साथ होते हैं, ठीक है, उनका दोस्तों वर्गीकरण कितने पर कहाँ से कहाँ तक होता है, 000 से 999 तक। और अभी मैंने जब आपको शेड्यूल पढ़ाया था वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के अंदर, तो आपको मैंने वो लिखवाया भी था कि दोस्तों ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, ठीक है, और उनका प्रत्येक का विवरण भी दिया था। और बात करें दोस्तों तो अपने इसके अंदर क्या है दोस्तों, फॉर्म डिवीज़न। क्या है? फॉर्म डिवीज़न। फॉर्म डिवीज़न देखो, फॉर्म डिवीज़न क्या होता है कि DDC के अंदर दोस्तों जो आंतरिक स्वरूप है, जो DDC की आंतरिक स्वरूप है, पाठक अपने कर्मचारियों के अनुरूप बनाया गया कि ताकि कर्मचारी आसानी से वर्गीकरण कर सके। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये सिस्टम भी बनाया है कि आंतरिक स्वरूप के साथ बाहरी स्वरूप का ध्यान रखा जाए, कि वर्गीकरण करते समय कि पुस्तकों का ऐसे नहीं कि आप पुस्तकों को अरेंज तो कर रहे हो, जैसे पुस्तक आ गई, एक पुस्तक अरेंज करने में आपने सिस्टम अच्छा बना दिया, लेकिन आप पुस्तक का स्वरूप नहीं देख रहे हो। आपको सबको पता है दोस्तों, आज का टाइम डिजिटल टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक टाइम है, मल्टीमीडिया टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है। इस टाइम दोस्तों जो मुद्रित यानी पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक के अलावा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के अलावा आप सबको पता है CD रोम, ठीक है, साथ में माइक्रोफोम, इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न प्रकार की साधन होते हैं जो जो क्या है, स्टडी मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। कई बार जैसे आप सबको पता है DDC की जब हमने CD रोम की बात की थी, तो ये कोई दोस्तों पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं होकर CD की तरह प्रकाशित हुआ था, ठीक। इसी प्रकार कई पुस्तकें होती है जो डिजिटल माध्यम से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों इनका भी विषय होता है, और इन विषय का भी दोस्तों वर्गीकरण करते हैं, तो ये भी तो दोस्तों किसी किताब के बाद ही आते होंगे या किताबों के बीच में आते होंगे, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रखे तो, ठीक है। यदि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रखें तो दोस्तों, यदि हम इसका स्वरूप का ध्यान नहीं रखें तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी, वर्गीकरण सही नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों DDC के अंदर क्या है, फॉर्म डिवीज़न का भी प्रयोग किया गया, ताकि क्या है कि पुस्तकों का वर्गीकरण करता तब आंतरिक स्वरूप के साथ बाहरी जो स्वरूप होता है उसका भी दोस्तों बिल्कुल ध्यान रख के वर्गीकरण किया जाए, ताकि क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और समस्या का समाधान होता रहे, ठीक है दोस्तों। आगे बात की जाए तो इसके अंदर शामिल कर रखा है दोस्तों
एक अंतिम रूप से देखा जाए तो दोस्तों में एक फोएनिक्स शेड्यूल होता है। क्या होता है दोस्तों? फोएनिक्स शेड्यूल जो डीडीसी के अपने 16वां संस्करण आया था दोस्तों, उसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? फोएनिक्स शेड्यूल का। अब इस शेड्यूल के अंदर दोस्तों क्या होता है, अब देखो दोस्तों, आज के टाइम आप देखते होंगे चाहे आदमी की एज मैटर नहीं करती दोस्तों। क्या? एज मैटर नहीं करती, उम्र कभी मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती है? क्योंकि दोस्तों यदि कोई आदमी 90 साल का है और उसकी सोच आधुनिक सोच है, आधुनिक तरह से सोच रहा है, वर्तमान की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग सोचता है, तो दोस्तों उसकी वैल्यू हर जगह रहती है। क्या रहती है? हर जगह वैल्यू रहती है। यदि आदमी चाहे आज जन्मा हो या फिर आज से 10 साल 15 साल जन्मा हो, यंग एज के अंदर उसकी एज चाहे 50 साल है, ठीक है। एक आदमी है, ए नाम को आदमी है जो 1900 अपने 70 के अंदर जन्मा हो, ठीक है। और एक बी नाम का आदमी है जो कब जन्मा हो? 2020 के अंदर जन्मा हो, ठीक है, या फिर 2010 के अंदर, ठीक है, 2010 या 2005, 2005 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दो आदमी हैं जिनका जन्म अभी हुआ है, लेकिन दोस्तों इसकी सोच दोस्तों क्या है? आधुनिक है। क्या है? आधुनिक सोच है। यानी वर्तमान जो एक सोचना चाहिए, वैज्ञानिक तरह से सोचता है एक, और जिनका जन्म अभी हुआ है लेटेस्ट, यानी आज से 15-20 साल पहले, वो दोस्तों अपने पुराने ख्यालों में सोचता है, पुरानी सोचों के अनुसार रहता है, उसकी सोच आधुनिक नहीं है। तो दोस्तों वैल्यू किसकी रहेगी? यंग एज वाली आदमी की रहेगी या जो ओल्ड एज है उसकी? क्योंकि हम दोस्तों आज के टाइम सोच को देखते हैं, उसके तौर तरीके देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, तो दोस्तों वैल्यू इसकी ज़्यादा रहेगी और इसकी कम रहेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि फोएनिक्स शेड्यूल के दोस्तों क्या है करता है, अपने शेड्यूल जो डीडीसी उसको अपडेट करने का टाइम करता है, उसको समय समय पर क्या करता है? अपडेट। यदि हमारा एक फ़ोन के तौर पर देखें, जब हमारा फ़ोन यदि हम टाइम के साथ अपडेट नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमारा सिस्टम है वो मानना बंद कर देता है, और समय के साथ हमें कुछ चीज़ों के अंदर परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों डीडीसी के अंदर भी क्या होता है? फोएनिक्स शेड्यूल के द्वारा हम क्या करते हैं? अपडेट कर सकते हैं डीडीसी के अंदर, ताकि क्या है कि वो वर्तमान के अकॉर्डिंग इतनी ही फेमस रहे। यदि चेंज नहीं होगा दोस्तों, वैसी की वैसी रहेगी, तो वो अपने लोग उसको क्या है कि टाइम के साथ उसको छोड़ देंगे, बोलेंगे कि आज की टाइम की काम की नहीं है वो पुराने। आज हम मल्टीमीडिया फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, टच स्क्रीन है, यदि उसकी जगह हम कीपैड फ़ोन रख ले तो हमारा काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि आज का ज़माना दोस्त ऐसा आ गया है जिसमें ऐसे फ़ोन की एक आम आवश्यकता है। तो दोस्तों उसी प्रकार क्या है कि फोएनिक्स शेड्यूल उसको अपडेट करने का काम करता है। आई होप आपको ये डीडीसी का जो 19वां संस्करण था वो मैंने समझा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने उसमें वॉल्यूम के साथ उसकी दोस्तों विशेषताओं की बातें की, साथ ही दोस्तों डीडी से रिलेटेड मैं 3 वीडियो बना ली है, और आई थिंक इसमें समथिंग बातें जो कवर होनी थी वो मैंने कर ली है। यदि मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ वीडियो टाइप में ऐसा लगता है कि मैं उसमें और बना सकता हूँ, तो दोस्तों आपके सामने मैं और प्रस्तुत करूँगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम रूप से ये है कि अपनी तैयारी को निरंतर रखें, घबराए नहीं। ठीक है दोस्तों, और अपने वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी करते रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के मध्य शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी के अंदर और ज़्यादा सुधार हो। साथ ही दोस्तों हमारा जो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला, उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।